बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 4 का टॉपिक प्लानिंग, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, प्लानिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन का टॉपिक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में थंबनेल में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ प्लान्स। तो प्लान को हम जो है डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड, यानी कि कितने समय तक के लिए आप जो है प्लान बना रहे हैं या फिर किस पर्पज के लिए प्लान बना रहे हैं, उसके बेसिस पे प्लान को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन एज पर एनसीईआरटी की बुक में दो टाइप को यहाँ पर प्लान जो है डिस्कस किया गया है, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो पहले हम इन दोनों को देखेंगे। तो सिंगल यूज प्लान नाम से ही क्लियर है कि ये जो है ये प्लान किसी एक टाइम नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए वन टाइम के लिए जो है प्लान बनाया जाता है, यानी कि इस प्लान को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। वहीं पर जो स्टैंडिंग प्लान होता है वो रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो बार बार सेम नेचर की हो रही होती हैं, उसके लिए जब प्लान आप बनाते हो तो उसको स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। तो सबसे पहले है ए सिंगल यूज प्लान, जिसको हम नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए बनाते हैं। तो इट इज डेवलप फॉर ए वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, यानी कि कोई वन टाइम इवेंट है या फिर वन टाइम प्रोजेक्ट है, उसके लिए जब आप प्लान को डेवलप करते हो तो उसको हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। सपोज करिए कि इस साल जो है आप कोई जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो उस इवेंट के लिए जो भी आप प्लान तैयार करते हो तो उसको सिंगल यूज प्लान कहा जाता है, यानी कि दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस जो बार बार नहीं होती हैं, उनके लिए जब आप प्लान तैयार करते हो तो उसको हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। कोई सेमिनार हो गया, कोई कॉन्फ्रेंस आप कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसके लिए जब आप प्लान तैयार करते हो तो वो चीज़ सिंगल यूज प्लान कहलाता है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है उसके बेसिस पर इस सिंगल यूज प्लान का ड्यूरेशन डिपेंड करता है। ये एक हफ्ते का भी प्लान हो सकता है, ये पूरे महीने का प्लान हो सकता है, पूरे साल भर का प्लान हो सकता है। तो सच एज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, तो जब आप किसी सेमिनार, किसी इवेंट, किसी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई प्लान तैयार करते हैं तो वो चीज़ सिंगल यूज प्लान होती है। तो दीज प्लान इंक्लूड बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। तो सिंगल यूज प्लान में नॉर्मली बजट आप बनाते हैं, तो हर साल के लिए जो है आप बजट बनाते हैं कि कितना पैसा आने वाला है, इनकम स्टेटमेंट हो गया, फिर एक्सपेंसेस का बजट हो गया। तो बजट क्या है, ये नियरली जो है सिंगल यूज प्लान होता है। प्रोग्राम भी सिंगल यूज प्लान है, प्रोजेक्ट भी सिंगल यूज प्लान होता है। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान जो है वो रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है, यानी कि ऐसे एक्टिविटीज जो कि बार बार होती हैं, सेम नेचर की होती हैं, डेली हो रही होती हैं या फिर वीकली परफॉर्म करनी होती हैं, तो उस टाइप के लिए हम जो है स्टैंडिंग प्लान डेवलप करते हैं। यानी कि एक बार प्लान डेवलप कर लिया तो बार बार सेम चीज़ के लिए बार बार आपको प्लान डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बार बार सेम एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो एक बार प्लान बना लिया सही से तो वही प्लान जो है आप हमेशा यूज कर सकते हैं सेम एक्टिविटी के लिए। तो इट इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट ऑकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक समय में बहुत बार जो है ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, तो उस एक्टिविटी के लिए जब आप कोई प्लान तैयार करते हो तो इसको स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना है, एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, तो ये क्या है, ये आपको पता है कि हर साल होना ही है कि एम्प्लॉय का प्रमोशन हर साल होना है, रॉ मटेरियल जो है आपको हर वीक परचेज करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसके लिए जो प्लान बनाया जाता है वो स्टैंडिंग प्लान होता है, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेम नेचर की हैं और बार बार जो है परफॉर्म की जाती हैं, तो इसलिए इसके लिए जो प्लान बनता है उसको हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। एक बार डेवलप कर लिया, फिर आगे चल के थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, वरना ये प्लान जो है कंटिन्यूस आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो इट इज डेवलप टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। तो जो स्टैंडिंग प्लान होता है उसको जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटीज होता है उसको स्मूथली रन करने के लिए आप स्टैंडिंग प्लान बनाते हो, यानी कि एक बार बना दिया, अब बार बार आपको जो है पूछने के लिए नहीं जाना पड़ेगा मैनेजमेंट के पास कि इस एक्टिविटी के लिए क्या प्लान है, इस बार के लिए क्या प्लान है। आपने उन्होंने एक बार प्लान बता दिया कि रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए ये प्लान है, उसी प्लान को आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आपको रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। या फिर एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए एक बार प्लान बता दिया गया, तो एम्प्लॉय प्रमोशन जब भी होगा तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो प्रमोशन वहां पर किया जाएगा। तो इट इज यूजली डेवलप वंस बट इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड एज रिक्वायर्ड। तो ये जो प्लान होता है स्टैंडिंग प्लान, इसको जो है एक बार बना दिया जाता है, लेकिन इसमें अगर कोई चेंजेस होना होगा टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो चेंजेस जो है इसमें होते रहते हैं, मॉडिफिकेशन इसमें होता रहता है। क्लियर। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। तो ये जो पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक्स टू अचीव, यानी कि प्लान क्या अचीव करना चाहता है, इसके बेसिस पे जो प्लान्स होते हैं हम उसको जो है फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एज पर एनसीईआरटी। तो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट।
रिजल्ट, इनमें जो है हम प्लान्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द प्लान सीक टू अचीव। प्लान क्या अचीव करना चाहता है उसके बेसिस पे इन कैटेगरी में हम प्लान्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसी को कहीं कहीं पर आप जो है एलिमेंट ऑफ प्लान भी कहा जाता है या फिर इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्लान भी कहते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि ये गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं जो कि अचीव करने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आर दी गोल्स टू बी अचीव्ड। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उनको सेल्स को 10% से इंक्रीज करना है, या फिर अर्न ए 20% प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, वो बिजनेस से 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो ये गोल हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है और इसके लिए जो डिफरेंट प्लानिंग करके जो है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? दीज आर द गोल्स टू बी अचीव्ड, द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। यानी ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? ये फ्यूचरिस्टिक होते हैं, यानी कि ये फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हो वो चीज ऑब्जेक्टिव कहलाती है। द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए तो कोई ना कोई काम कर रहे हो। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बट ऑब्वियस बात है कि आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हो, या फिर 10th क्लास फर्स्ट क्लास पास होना चाहते हो, 12th क्लास 95% के साथ पास होना चाहते हो, तो जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो उसका जो एंड रिजल्ट होता है उसी को ऑब्जेक्टिव या फिर गोल कहते हैं। एंड देयर में भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, यहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं, आपका कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि मुझे जो है यूजी कोर्स भी करना है, मुझे जो है जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स वहां पे हो सकते हैं। इट मे बी सेट फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म। तो जो ऑब्जेक्टिव होती हैं वो आप हो सकता है कि उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि आपने 2-3 महीने में अचीव करने के लिए सोचा होगा, वहीं पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जिसको आपने 2-3 साल में अचीव करने का प्लान किया होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स दैट आर टू बी अचीव्ड। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो गोल्स आपने सेट किए हैं उसको आप कैसे हासिल करोगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। अगर 10% आपको सेल्स इंक्रीज करना है या फिर 20% प्रॉफिट से बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या तरीका है। आपको एड्स एडवर्टीजमेंट ज़्यादा दिखाने होंगे या फिर आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कट करोगे जिससे ज़्यादा सेल्स हो। तो रणनीति क्या है? तो वही चीज़ स्ट्रेटजी कहलाती है। स्ट्रेटजी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन है, उसी को स्ट्रेटजी कहा जाता है। जैसे कि अभी बताया कि टू इंक्रीज सेल्स, या तो आप जो है प्राइस को कट कर सकते हो प्रोडक्ट के, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इन्फ्लुएंस हो और वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें और आपका सेल्स इंक्रीज हो या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशन। तो स्ट्रेटजी में जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है ये इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला कि आप जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करिए, उसके बाद जो है पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करिए और उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, उसको जो है एलोकेट करिए जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति। अब रणनीति के लिए आपके पास हथियार तो होना चाहिए। आपने जो है स्ट्रेटजी बना ली है कि आपको अपने दुश्मन से कैसे जीतना है, लेकिन उस रणनीति को सफल बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है और जो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और उस कोर्स ऑफ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, वो भी आपको जो वहाँ पर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग लेवल पर जो है फ्रेम की जाती है। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो है स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बना रही है तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपने किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बना रही है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट वाले सेक्टर के लिए जो है स्ट्रेटजी बना रही है तो उसको कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी। किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, मल्टीपल बिजनेस है आपके और सभी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बना रहे हो तो कॉर्पोरेट। किसी एक बिजनेस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बना रहे हो तो बिजनेस स्ट्रेटजी। और वहीं पर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हो कि प्रोडक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी होगा, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी होगी, तो उसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या हो गया? इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपकी रणनीति क्या होगी, कैसे जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज पॉलिसी। पॉलिसी यानी कि नीति, यानी कि ये क्या होता है कि कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं जिसके तहत रहकर जो डिसीजन मेकिंग होना होता है वो इसी के तहत करना होता है, यानी कि ये मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इन्हीं पॉलिसीज़ के तहत रहकर जो है उनको डिसीजन मेकिंग्स करने होते हैं। जैसे कि वो आपने अक्सर सुना
सुना होगा कि नहीं ये हमारे कंपनी की पॉलिसी नहीं है, आपसे कोई जो है बाहर का पर्सन आता है, आपसे कोई डेटा मांगता है तो आप वो डेटा उसको साथ शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वो नहीं होती, आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीति वो नहीं होती है, यानी कि उनका काम करने का ढंग वो नहीं होता है। तो दे आर द गाइड्स टू मैनेजल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसी को पॉलिसी कहते हैं, और ये जो है हेल्प करते हैं मैनेजर को डिफरेंट एक्शन में लेने में और डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में। अब एक एग्जांपल देखिए, सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि उनके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का प्रमोशन होगा वो सीनियोरिटी बेसिस पे होगा, यानी कि जो ज़्यादा सीनियर होगा उसको पहले प्रमोट किया जाएगा। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, क्लियर। तो अब जो मैनेजर है उसको बस इतना डिटरमाइन करना है कि सीनियोरिटी कैसी है, किसकी ज़्यादा सीनियोरिटी है, किसकी कम सीनियोरिटी है, और उसके बेसिस पे उसको प्रमोशन दे देना है। यहाँ पर मैनेजर को ये नहीं करना है कि सीनियोरिटी बेसिस पे करें या फिर मेरिट बेसिस पे करें, ये उसको सोचने की जरूरत नहीं, ये उसको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि आपको जो है प्रमोशन सीनियोरिटी के बेसिस पे ही करना है। तो मैनेजर को यहाँ पर काम आसान हो गया, उसको ये नहीं देखना है कि मेरिट बेसिस पे करना है कि सीनियोरिटी बेसिस पे, उसको चुपचाप सीनियोरिटी बेसिस पे ही प्रमोशन करना है, क्लियर। तो ये पॉलिसी होती है। पॉलिसी यानी कि गाइडलाइंस जिसके तहत आपको डिसीजन मेकिंग, जिसके तहत आपको एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया। प्रोसीजर यानी कि किसी भी काम को करने का क्या जो है सिस्टम होगा, क्या सीक्वेंस होगा। तो ये क्या है? आर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच एन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसमें पहले कौन सी करनी है, फिर उसके बाद क्या एक्टिविटी करनी है, फिर उसके बाद क्या एक्टिविटी करनी है, ये जो सीक्वेंस होता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, उसी को हम प्रोसीजर कहते हैं। जैसे कि आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप सीधे जाके वहां पर क्लास में जाके बैठ नहीं सकते हो। पहले आपको रिसेप्शन में जाना है, वहां पर एडमिशन फॉर्म लेना है, एडमिशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करने, फीस सबमिट करनी है, उसके बाद फिर आपका एडमिशन होगा, तब जाके आप जो है क्लासेज में वहां पर क्लासेज अटेंड कर सकते हैं ड्रेस के साथ और बुक्स वगैरह के साथ। तो यानी कि हर काम को करने का प्रोसीजर होता है। तो कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को प्रोसीजर कहा जाता है। लाइक प्रोसीजर ऑफ हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वहां पर डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं, वहां पर डायरेक्टली रिक्रूट कर लेते हैं। वहीं पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती हैं, वहां से उनके पास एप्लीकेशन आता है, फिर वो जो है एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट करते हैं, फिर उसमें जो है इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर जो है रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर जो है वहां पर मेडिकल टेस्ट होता है। तो यानी कि सभी लोगों का हायरिंग जो एम्प्लॉय का होता है उसके लिए अलग अलग जो है वहां पर सीक्वेंस होता है। तो दैट इज प्रोसीजर। डिफरेंट एक्टिविटीज में रिक्वायर डिफरेंट प्रोसीजर। तो अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग प्रोसीजर वहां पर हो सकता है। डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। तो जो प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से किसी काम को करना है उसको जो है बताता है। नेक्स्ट है मेथड। मेथड यानी कि तरीका। पहले क्या था? प्रक्रिया, ठीक है। अब जो है मेथड यानी कि तरीका, कौन से तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। मेथड इज द प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच ए टास्क टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि अगर आपको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है तो उसको लेक्चर से ट्रेनिंग देना है, सेमिनार से ट्रेनिंग देना है, या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना है। ये जो है डिफरेंट मेथड होते हैं। ट्रेनिंग मेथड सुनेंगे आपने, ट्रेनिंग मेथड। तो कौन से मेथड से उसको ट्रेनिंग देनी है? मशीनरी पे ले जाकर ट्रेनिंग देनी है कि क्लासरूम में बैठाकर लेक्चर देकर ट्रेनिंग देनी है? तो मेथड क्या हो गया? प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच एनी टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग फॉर हाई लेवल मैनेजमेंट, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेक्चर एंड सेमिनार कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, whereas at the supervisory level on the job training method and work oriented method are appropriate। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर आपको हाई लेवल के मैनेजर्स को अगर ट्रेनिंग देनी है तो वहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेक्चर, सेमिनार का यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड के जरिए जो है उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। वहीं पर अगर आपको सुपरवाइजरी लेवल यानी लोअर लेवल के इंप्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए जो है आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्क ओरिएंटेड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड यानी कि तरीका, किस तरीके से जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। क्लियर। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, यानी कि टास्क कैसा है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज रूल। रूल यानी कि नियम। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर स्कूल का, हर कॉलेज का अपना नियम होता है। जैसे कि कॉलेज या स्कूल में एक कॉमन नियम होता है कि रैगिंग इज प्रोहिबिटेड। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में नियम है कि स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दी प्रीमाइसेस। रूल है कि आपको 10 बजे का ऑफिस है तो 10 बजे से पहले आपको आ जाना है, 10 बजे के बाद एंट्री नॉट अलाउड। ये रूल होता है। तो इस रूल के तहत जो है सभी लोगों को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं। तो रूल क्या हो गए? रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन और नॉट टू बी डन। यानी कि रूल वो होता है जो कि ये आपको बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी प्रीमाइसेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आप घूमने जाते होंगे तो कहीं पर फोटोग्राफी अलाउड होता है, कहीं पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होता है, तो वहां पर लिखा होता है कि आप फोटोग्राफ्स नहीं कैप्चर कर सकते हैं। तो रूल क्लियर। लाइक स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दी प्रीमाइसेस। अब अगर आप इस रूल को तोड़ते हैं तो आपको वहां पर फाइन भी देना पड़ सकता है, पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है।
तो इट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो रूल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो जो है एम्प्लॉय के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे बिहेव करेगा, क्या पहनेगा, क्या कैसे बिहेव करेगा, वो जो है इस रूल के तहत होता है। तो रूल इज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्रीमाइसेस में जो भी रूल होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। आप अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको फाइन पर पनिशमेंट देनी पड़ सकती है, बिना किसी एक्सेप्शन के आपको रूल फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रोग्राम। प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। अब देखिए होता क्या है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो प्रोजेक्ट्स यानी कि एक कोई टास्क मिल गया तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंट आउटलाइन वो तैयार करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पॉलिसीज़ क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, रूल क्या होंगे, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, फिजिकल रिसोर्सेज की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए जो वो पूरा जो है स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसी को प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर कि ये प्रोग्राम करना है तो उस प्रोग्राम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, उसके लिए सारी डिटेल्ड स्टेटमेंट को तैयार करना ही प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम क्या हो गए? दे आर द डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इंप्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। अब सपोज करें कि आप जो है कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो अब आपको जो है एक टेंडर मिल गया कि आपको जो है 10 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो ये आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट आ गया। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपका पूरा प्रोग्राम क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, पॉलिसीज क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होंगे, उसका जो डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है उसी को प्रोग्राम कहा जाता है। तो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो आपका डिटेल स्टेटमेंट होता है दैट इज प्रोग्राम। क्लियर। और नेक्स्ट टर्म है बजट। बजट क्या होता है? सभी को पता है कि ये न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और पार्टिकुलरली एक फाइनेंशियल ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए जो है ये बनाया जाता है बजट। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अपना बजट बनाते हो कि इस साल मेरे पास कहाँ से कितना पैसा आने वाला है और कितना मेरे पास खर्चा है, यानी कि इनकम के क्या सोर्सेज और एक्सपेंसेस कितने हैं। क्लियर। तो जो बजट है वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं मेंशन किया जाता है। बजट जो है वो आप किसी भी, जैसे कि आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इस पे भी इसको भी बजट के रूप में लिया जाता है। तो बजट क्या है? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। जब आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हो तो वो बजट होता है। इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। फ्यूचर में आने वाले समय में कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा खर्च होगा, इसको जो एस्टिमेट तैयार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ये क्या है? फ्यूचर है, अभी आपको पता नहीं है कि उतना ही आएगा, लेकिन आप एक बजट तभी तैयार कर लेते हो कि हाँ यहाँ से तो पैसा आएगा और यहाँ पे खर्चा होना ही है, तो दैट इज कॉल्ड बजट। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड हाउ दे शुड बी यूज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अगर आपने बजट तैयार कर रखा है तो आपको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा खर्च करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका बजट है उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जो है खर्च करेंगे, फालतू के खर्च नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉई हैं और कब कितने ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको अरेंज करना होगा या फिर आपको उसी अकॉर्डिंगली जो है प्लान करके काम को पहले कंप्लीट कर लेना होगा। तो ए बजट में ऑल्सो भी प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम। यानी कि बजट का यूज करके आप ये भी शो कर सकते हो कि पीक प्रोडक्शन टाइम पे आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। यानी कि पीक प्रोडक्शन टाइम, जैसे कि सपोज करें कि दीपावली आ रही है, कोई त्यौहार आ रहा है, तो उस केस में जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो एम्प्लॉय की डिमांड भी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉय यानी वर्कर की डिमांड बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको जो है आप बजट के जरिए शो कर सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिल गया तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा आपको रिक्वायर्ड होगा वो भी आप बजट के जरिए शो कर सकते हो। तो बजट क्या हो गया? इट इज़ अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। तो होप आपको समझ में आया होगा कि प्लानिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसेस, प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है, टाइप ऑफ प्लान क्या है, प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल, मेथड, बजट, प्रोग्राम, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।